आज हम कनाडा के ऊपर बात करेंगे अली भाई से। फीफा वर्ल्ड कप चूंकि कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में हो रहा है ना, इस मुतलिक अली भाई से भी पता करेंगे कि भाई वीज़े लग रहे या नहीं लग रहे, लोगों को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आया जो लोग फीफा वर्ल्ड कप कनाडा के लिए लोग वीज़ा अप्लाई करें, आया उनके लिए स्टेडियम का यानी दो टीमों के बीच में जो टिकट है वो लेना लाजमी है कि नहीं है। कौन कौन से लोगों को वीज़ा इस वक्त अप्लाई करना चाहिए कनाडा का, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए किसी के पास। फ्रेश पासपोर्ट के लिए भी बता, जो लोग फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या आपकी राय। ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ क्लाइंट्स ये भी पूछ रहे हैं क्या और कौन से डॉक्यूमेंट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई सुबह के साथ आप दोस्तों को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा दोस्तों, आज फिर मैंने अली भाई को जहमत दी है आप लोगों की खिदमत के लिए। आज हमारा मौजू है कनाडा। जी आज हम कनाडा के ऊपर बात करेंगे अली भाई से कि आया वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप चूंकि कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में हो रहा है ना, इस मुतलिक अली भाई से भी पता करेंगे कि भाई वीज़े लग रहे या नहीं लग रहे, लोगों को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अली भाई, बात करते हैं कनाडा से, बिल्कुल। तो आप बताए ना। अरे कनाडा में एक्चुअली अभी जो फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने नई कैटेगरी अनाउंस कर दी है स्पेक्टेटर की कि आज आप अगर फीफा वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं एज ए स्पेक्टेटर तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं वही रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के। तो ये एक पॉसिबिलिटी आई है और एक चांस आया है जहाँ पर आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह चूँकि नेचुरली उन्होंने अपना ज़रूरी है फीफा लोग देखने जाएँ, टूरिज़्म भी होता है, स्पोर्ट्स भी देखने जाते हैं, तो ये वीज़ा का रेशियो बेहतर होगा इंशाल्लाह। अभी क्योंकि बहुत से लोगों ने अप्लाई कर दिया है, इवन हमारे थ्रू बहुत से लोगों ने भी फिलहाल अप्लाई किया हुआ है, तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके रिजल्ट कब आएगा। तो ये एक ऑप्शन है, अगर जिनके रिव्यूज़ हुए हैं, जो कि पहले आपको पता है सॉफ्टवेयर लगे हुए थे और ये ऑटो रिफ्यूज़ल पे जा रही थी चीज़ें, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ऊपर से अच्छी बात ये है कि इसमें पहले 185 डॉलर कैनेडियन डॉलर्स की फीस होती थी, अब $85 जो कि बायोमेट्रिक फीस होती है वो नहीं होगी उन लोगों के लिए जिनका कि पहले रिफ्यूज़ हुआ हुआ है। तो ये एक मौका है कि जिसमें कि हम कोशिश कर सकते हैं कि अली भाई, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आया जो लोग फीफा वर्ल्ड कप कनाडा के लिए लोग वीज़ा अप्लाई करें, आया उनके लिए स्टेडियम का यानी दो टीमों के बीच में जो टिकट है वो लेना लाजमी है कि नहीं है। नहीं, लाज़मी नहीं, कनाडा के लिए लाज़मी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपको लाज़मी नहीं है कि आप टिकट परचेज़ करें और अपने पैसे फँसा दें, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई कंडीशन रखी नहीं है। ये आप इसमें जो सवाल नहीं। सिर्फ यूएसए के अंदर ये एक कंडीशन है कि अगर आपने टिकट परचेज़ किया हुआ है, तो आप टिकट नंबर वगैरह शो करें तो उसपे आपको कंसिडर करते हैं, अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी। तो वो एक ऑप्शन यूएसए वालों के पास है कि आप टिकट खरीदें, लेकिन कनाडा में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो आप जाके मैच देखें। और अगर मैच देखने के लिए, क्योंकि नेचुरली अगर आपने शेड्यूल किया है मैचेस कहाँ-कहाँ देखने हैं, तो लिस्ट आप साथ लगा दें, वो सारी प्रिपरेशन हम करवा देंगे, अगर अगर वीज़ा प्रिपेयर करना चाहें तो। अच्छा, अली भाई, एक अहम सवाल अपने नजरें के लिए, कौन कौन से लोगों को वीजा इस वक्त अप्लाई करना चाहिए कनाडा का, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए किसी के पास। देखें, बिजनेसमैन भी अप्लाई कर सकता है, आपके जो है नॉर्मल टूरिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो जिन लोगों की फैमिलीज वहाँ पर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन लोगों के दोस्त शायद वहाँ पर है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो दो किस्म की कैटेगरी जो कि हम एडवाइस करते हैं कि हो जाता है। नॉर्मली टूरिज्म के लिए होता है, एक होता है विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसमें कि आपके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर हैं और जो दोस्त हैं क्या कर सकते हैं, एक इन्विटेशन आता है, वो बता देंगे किस तरह से मंगाना होता है, तो उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और कंपैरेटिवली जो है अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका वीज़ा रेशियो बेहतर है, क्योंकि उसमें हर चीज़ आपको क्लियर होती है कि आपने रहना कहाँ है, जाकर जो है यहाँ से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नेचुरली यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, क्या कहाँ आया, क्या आपके बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उसके क्या आपके पास बैंक स्टेटमेंट कितना अमाउंट अवेलेबल है कि आप आने जाने का खर्चा बर्दाश्त करते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बाकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अभी जब क्लाइंट्स आते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी पेशी होती है तो हम उनको रेडी करवा देते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद हम file तो अली भाई, लोगों को इस वक्त इस मौके से फायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए, 100% उठाना चाहिए। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ। आप सोचेंगे ना जी मेरे थोड़े से पैसे ज़ाया हो जाएँगे, मेरी वीज़ा फ़ीस चली जाएगी और मेरा वीज़ा नहीं लगा। आप रिस्क लेंगे तो ही जाके जो है
आपका जो है कोई चीज पॉजिटिव आएगी। आप देखिए अमेरिका के वीजे रिफ्यूज होते हैं, 4-4 रिफ्यूजल के बाद लग जाता है वीजा। कनाडा के साथ भी ऐसा ही है। लाजमी नहीं कि एक दफा अगर किसी वीजा अफसर को आप समझ में नहीं आए तो दूसरे को भी समझ में नहीं आए। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है। पहले पॉलिसी नहीं थी मैचेस की, अब मैच के लिए वीजा दे रहे हैं, पॉलिसी चेंज हुई हुई है। क्या पता उस पॉलिसी से आपको फायदा हो जाए, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अप्लाई करें और जरूर करें। और अगर आपका लोग समझते हैं कि एक दफा रिफ्यूज हो गया तो फिर ये हो जाता है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिफ्यूजल होते रहते हैं, पॉलिसीज चेंज होती रहती है, वीजा आपके लगते रहते मतलब अगर इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ कनाडा के मतलब, हैं। अगर एक बंदे ने वीजा अप्लाई किया कनाडा का, उसका कनाडा के वीजा रिफ्यूजल आ गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना, रिफ्यूजल में उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपकी कमजोरी इस जगह में है। ये जो है नेक्स्ट टाइम आप उसको बेहतर कर रहे, उसको मजीद अच्छाई की तरफ ले जाए ना। जो ऑब्जेक्शन दिए उनको हाँ, अप्लाई करें, हाँ, ठीक है ना। और मजीद अपने हाँ। सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, वो आप उसके हिसाब से वीजा अब फाइल करें। बाज लोग ये होते हैं ना दोस्तों, कि बाज लोग जो है ना, मसला ये ना, रिस्क नहीं लेते हैं ना। आप रिस्क नहीं लेंगे, कामयाब कैसे होंगे? आप वीजा अप्लाई करेंगे तो वीजा मिलेगा ना। जब तक आप वीजा अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको वीजा कैसे मिलेगा? तो एक और सवाल जो बहुत ज्यादा कुछ पूछ रहे लोग, फ्रेश पासपोर्ट के लिए भी बता। जो लोग फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी राय है? देखिए फ्रेश पासपोर्ट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ, तो आप कोई रोक टोक नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री का बहुत वजन होता है। अच्छा, अगर आपने ट्रैवल किया हुआ दूसरे मुल्कों के अंदर, तो वीजा हाँ, ऑफिसर भी जब आपके केस कंसिडर करते हैं, वो देखते हैं जी आप कितनी ट्रैवल आप करते हैं, हम्म, आप अपने मुल्क से बाहर गए भी हैं कि नहीं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बहुत तजर्बा है कि नहीं। तो हाँ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर है, 4-5 कंट्रीज की है, हाँ, तो ट्रैवल हिस्ट्री तो वो और भी आपको एक एडेड एडवांटेज है, हम्म, तो वो और अच्छा हो जाता है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हैं, हाँ, आप ट्रैवल करें, ठीक हाँ, है, थोड़ा सा टाइम लें, आप 4-5-6 कंट्रीज ट्रैवल करें, और फिर आप उसके बाद उसके साथ करेंगे कि हाँ जी आप ट्रैवल हिस्ट्री बन गई तो अप्लाई करें। और ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का भी तरीका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग भी जाते हैं, हमारे 3-4 कंट्रीज का टूर है, हाँ। ठीक है ना, वो 3-4 कंट्री का टूर आपने कर लिया, वो आप 4 या 5 कंट्री का टूर हो गया, फिर आप थोड़ा सा 5-6 महीने का गैप दें, फिर आप 1-2 कंट्री यानी ट्रैवल हिस्ट्री में गैप होना लाजमी है। गैप होना लाजमी है। नेचुरली वो उनको पता होता है कि एक दफा 3-4 घंटे घुमाया, फिर थोड़ा सा इंतजार करेगा, फिर दूसरी जगह जाएगा। नेचुरली अगर बंदा, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं घूमना चाहता हूँ, तो मैं पूरे ऑफिस के आवर्स के बाद टाइम कब निकालूंगा? साल में 1 दफा या 2 दफा निकालूंगा, हम्म, ठीक है। तो गैप तो वैसे भी आना चाहिए, तो वो भी एक आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो लॉजिकल लगना चाहिए ना कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो आप ऐसी है कि आप वाकई में टूरिस्ट हैं और आपको घूमने फिरने का शौक है, और घूमते फिरते, ताकि वो वीजा ऑफिसर भी समझे। आनी भाई एक और सवाल, हुक्म करें। ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ क्लाइंट ये भी पूछ रहे हैं कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, कि हम उनके ऊपर भी ज्यादा तवज्जो दें, ताकि बाद में हमें वीजा आसानी से मिले। ट्रैवल हिस्ट्री तो आपने बता दिया, जी बिल्कुल। और कौन से डॉक्यूमेंट्स है? बैंक स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टी है, क्या है? बैंक स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में आपके अच्छे पैसे होने चाहिए, जो कि आपके यूज में हो। हम्म, जो फंड्स जो है आपके एक्सेस में हो, जो कि आप कहीं पर भी जाके इवन बाहर ट्रैवल करके निकाल सके, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर्टी आपकी, आपके टाइज पाकिस्तान से कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर strong आपके यहाँ है। पर जो प्रॉपर्टी है, अच्छी वैल्यू है, तो वो आप जो है डिक्लेयर करें कि मेरी इतनी इतनी जो है ना प्रॉपर्टी यहाँ मौजूद है, हम्म, ठीक है। और इतनी इसकी इतनी इतनी वैल्यू है, उनको पता चलेगा कि इसकी प्रॉपर्टी यहाँ मौजूद है, फैमिलीज की यहाँ मौजूद है, बैंक नहीं, आपने ये वो बावर करवाना होगा कि आप अपनी कंट्री के साथ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज है। स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लब के मेंबर हैं, हाँ, वो भी आप शो करें जी मैं क्लब का भी मेंबर हूँ, हाँ, ठीक है ना। उससे आपको अंदाजा होता है कि बंदा सोशली कितना एक्टिव है अपने मुल्क के अंदर। हाँ, उससे भी पता चलता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग आप मुल्क के अंदर, आप सोशलाइज करते हैं, आपकी जो है एफिलिएशन यहाँ पर है, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, आपका कारोबार यहाँ पर है, तो वो आपके टाइज शो करते हैं पाकिस्तान से। तो उनको ये अंदाजा होता है कि ये बंदा जाएगा और फैमिली अपने घर वापस आएगा। हम्म, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने का भी तरीका है। हम्म, एक तो इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए, हम्म, दूसरा ये कि वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके एफिडेविट्स होते हैं, तहसीलदार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम्म, वो सारी की सारी गाइडेंस, क्योंकि लंबा टॉपिक है ये। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, हम उसको समझाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो हमें दें, ताकि हम लगाएं, ताकि उनका केस एक अच्छे 100% कॉन्फिडेंस के साथ फाइल किया जाए। और अली भाई, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक, कि एक पर्सनल अकाउंट होना लाजमी है, और साथ जो है ना बिजनेस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट होने चाहिए।
जी हाँ, होना चाहिए, लेकिन लाज़मी नहीं है कि बिज़नेस अकाउंट हो। लेकिन अगर आप कारोबार करते हैं, ये होता है कि जी आपका बिज़नेस अकाउंट भी होना चाहिए। बिज़नेस अकाउंट एक अलग एक जैसे कि आप कहते हैं कि बिज़नेस का अकाउंट है। जो पर्सनल अकाउंट है वो आपका ज़ाती अकाउंट है। वो जो अमाउंट पर्सनल अकाउंट में वो कंसिडर किया जाता है कि वो आपका अमाउंट है, वो एक्सेसिबल है आपको, आप दुनिया में कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बिज़नेस का पैसा जो होता है वो कारोबार का होता है। ठीक है? तो वो बाज़ औक़ात आप एक्सेस इंटरनेशनली नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो कोशिश ये किया करें, जितने भी लोग जाना चाहते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर ज़्यादा पैसे मेंटेन करें, जो कि आप एज़ अ सैलरी भी निकाल सकते हैं, एज़ अ डिविडेंड भी निकाल सकते हैं, एज़ अ प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। और कुछ लोगों के अमाउंट ऐसे होते हैं जो कि फिक्स डिपॉज़िट में पड़े होते हैं। एक अमाउंट निकाल के वो दूसरे अकाउंट्स में रख देते हैं, जिससे कि उनका एक रेगुलर इनकम आ रही होती है। वो वाले अकाउंट्स भी आप शो कर सकते हो कि हमारी एडिशनल इनकम यहाँ से भी आ रही है। तो वो भी अगर आप आएँगे कि किस तरीके से आपने अकाउंट शो करने, वो भी हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं आप और उनकी चीज़ों को मेंटेन करके आप वीज़ा फाइलिंग करते हैं। हानि भाई बहुत बहुत शुक्र है। मेरा दिल तो कर रहा है बहुत सारे सवाल पूछो, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। वो तो जाहिर बात, जब क्लाइंट्स आएंगे फिर हम आपको या ऑफिस में लोगों को यहाँ डिटेल से समझाएंगे। अच्छा दोस्तों, अली भाई से हमने अभी बात की कनाडा के मुताबिक। उन्होंने जो सवाल मैंने पूछे उन्होंने तफसील से ये बता दिया। फिर भी मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपको कोई सवाल आपके जहनों में है तो आप जो हमारे फेसबुक और टिकटॉक या यूट्यूब के ऊपर जो हमारे दिए गए नंबर है उनका पता पता कर ले, या तो कोशिश करें कि आप लोग अगर नज़दीक से है ना तो ऑफिस का विजिट करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ मैं और अली आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और अली भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।